2026 बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री टॉप 20 क्वेश्चन चल रहा था, आज 9वां भाग कवर करेंगे। ठीक है, 9वें भाग को कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं। ओके चलिए चलिए चैटिंग थोड़ा सा आप चैट वगैरह को कम करिए, वरना ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में अगर देखा जाए बायोकेमिस्ट्री में, तो हम देखे थे क्वेश्चन क्या था हमारा। हाँ, काफी बड़ा क्वेश्चन था। डिस्क्राइब द कॉज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिस्कस ओआरटी। एक तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा डिहाइड्रेशन के बारे में, ओआरटी के बारे में पूछ लेगा, या तो फिर यही क्वेश्चन इसी चैप्टर में से ये पूछ देगा इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का डाइटरी इनटेक, मतलब कि शरीर में तरल पदार्थों की इलेक्ट्रोलाइट रचना पर चर्चा करें। इलेक्ट्रोलाइट के आहार सेवन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन पर एक नोट लिखें। यही हमारा आज होना था। बाकी हम डिहाइड्रेशन के बारे में, ओआरटी के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब हमारे बॉडी में जो एक्सेस मात्रा में फ्लूइड बाहर आ जाए, लॉस हो जाए, उसकी कमी से जो डिजीज होता है, सॉरी, उसकी कमी से जो प्रॉब्लम होती है, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पसीना आना, डायरिया होना, उल्टी होना या कम पानी पीना, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब्दुल्ला खान जी की तरफ, मैं कल ही क्रैश कोर्स बाई किए हैं, अभी तो मेहनत करूंगा तो सक्सेस मिल सकता है। अब्दुल्ला खान जी देखिए, आप जो कल बाई किए हैं क्रैश कोर्स, तो संडे जो आ रहा है उसमें पुराना रिवीजन करिएगा। अभी आप नए को कंटिन्यू करिए। जैसे आज हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसको देखिएगा। कल जो क्वेश्चन कराए थे, अगर कल बाई किए हैं तो आप जरूर देखे होंगे इसको। ठीक है, पुराना वाला संडे को रिविजन करिएगा, धीरे धीरे रिविजन होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए। सर एक बात बता दीजिए कि मेरी आंखें दिक्कत है क्या जाए? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, बाकी आपके डाउट को हम बाद में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन आपको समझ में आया। डिहाइड्रेशन का कॉमन कारण क्या है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको हेडिंग वाइज बता चुके हैं डिहाइड्रेशन का कारण क्या है। अब डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट के लिए एक थेरेपी करते हैं जिसका नाम है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में हम एक सॉल्यूशन देते हैं जिसका नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसको हम इलेक्ट्रॉल पाउडर कहते हैं, इस तरह से देखे होंगे। इसमें क्या क्या मिला होता है? ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, ठीक है, साल्ट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सिट्रेट और बायोकार्बोनेट होता है, जो हमें चार्ज कर देता है, रिहाइड्रेट कर देता है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गया था, इसको आप अच्छे से देखिए थे। फिर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर, हमारे बॉडी में फ्लूइड में घुलने पर आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, ये पानी में घुलने पर आयंस में टूट जाते हैं और हमें क्या कंडक्ट करते हैं? चार्ज कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रिक करने का मतलब सीधे सीधे समझिए कि ऊर्जा ला लेते हैं। ठीक है, मतलब तुरंत से चार्ज कर देने का मतलब एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इसके एग्जांपल बताए थे। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइट आर वाइटल फॉर लाइफ। इलेक्ट्रोलाइट हमारे लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि रेगुलेट करता है नर्व एंड मसल्स फंक्शन को। हमारे नर्व फंक्शंस और जो हमारे मसल्स फंक्शन उनको रेगुलेट करता है, उत्तेजित करता है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के सिचुएशन में भी एक बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, डैमेज जो टिश्यू है उसको रिपेयर करता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल। सर ट्रीटमेंट एंड सिम्टम्स ही पूछता है। ट्रीटमेंट एंड सिम्टम्स बहुत कम चांस है, वैसे ना के बराबर पूछता है, लेकिन आपसे जो पूछा गया पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं यही आए हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया हुआ है यही आया हुआ है। या तो आपसे पूछ देगा कि डिहाइड्रेशन का कारण क्या है, सिम्टम्स पूछ लेगा, कभी कभी इसका ट्रीटमेंट पूछ लेता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में आप क्या देंगे? यही ओआरटी देंगे, ओआरटी के बारे में, ओआरटी सॉल्यूशन के बारे में देंगे। यहाँ पे बस इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन इन बॉडी फ्लूइड पूछता है और इसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, यही बेसिक पूछता है। तो लगभग हम बेसिक चीजें कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे थे और ये भी बता दिए कि हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट और किस में क्या रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी में किस में मदद करता है। तंत्रिका और मांसपेशी कार्य, हाइड्रेशन, रक्त के पीएच में, ब्लड के पीएच में, ब्लड प्रेशर में, और जो हमारे ब्लड जो टिश्यू होते हैं डैमेज हो जाते हैं उनको भी रिपेयर करने में हेल्प करता है।
ठीक है, एग्जाम्पल में आपको कहे थे कि आप कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिएगा 4-5 याद करके। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फास्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये सबका अपना अलग अलग रोल है हमारे बॉडी में। हाँ, क्वेश्चन क्या है साक्षी गोपाल जी, अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो ये पॉइंट था इसको हम कट करवा दिए थे कि ये नहीं लिखना है। अब इसके आगे की चीजें आइए चलिए आज पढ़ते हैं आज के सेशन में। ओके, यहां तक का कल हमारा हो गया था। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है ये बता दिए थे। इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी में किस तरह क्या इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे मतलब रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में नर्व एंड मसल्स फंक्शन को, हाइड्रेशन को, ब्लड पीएच को, ब्लड प्रेशर को, और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लिए, अब बात करेंगे आज टॉप 20 क्वेश्चन में, इसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमारा यही चल रहा था, डिस्क्राइब द काज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिस्कस ओआरटी। अब यहाँ पे आप डिहाइड्रेशन के कारण, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण और उसका उपचार ये तो देख चुके हैं। ओआरटी क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इसके बारे में जान चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी फ्लूइड में, हमारे बॉडी में जो तरल पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का क्या संगठन है, क्या कंपोजिशन है, इसके बारे में चर्चा करना है। राइट ए नोट ऑन डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मतलब उसका जो आहार है, डाइटरी इनटेक है, कितना लेना चाहिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइट संतुलित कैसे रहे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल ये देख चुके हैं। अब मेन आते हैं मेन हेडिंग में, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, इसको देखते हैं जो आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा सा बता देना है, फिर एग्जाम्पल बता देना है, और ये बता देना है कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमारे बॉडी में किस तरह से रेगुलेट करता है, क्या चीज रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो आप जो भी चीजें पॉइंट बताए थे, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड पीएच हो गया, डिहाइड्रेशन के सिचुएशन में हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है, ये सारे पॉइंट आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो मेरा पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड की बात करें कि शरीर के तरल पदार्थों की इलेक्ट्रोलाइट संरचना। ठीक है, हमारे बॉडी में जो तरल पदार्थ है, फ्लूइड है, उसकी उसमें इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंपोजिशन है, क्या उसका संगठन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बॉडी फ्लूइड आर मेनली डिवाइडेड इनटू, जैसा कि पता है जो हमारे बॉडी में फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, उसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, आईसीएफ और ईसीएफ में। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और यही याद कर लीजिए इसको, मैक्सिमम बार बार आप याद मत करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये पढ़ते हुए चले आ रहे हैं मेन कोर्स में, और जो नहीं पढ़े वो यही पे ध्यान से देख ले। बॉडी फ्लूइड को दो भाग में बांटा गया है, एक आईसीएफ और एक ईसीएफ। आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रा का मतलब अंदर, कोशिकाओं के अंदर, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब कोशिकाओं के बाहर, बाहर कोशिकीय द्रव्य, जिसको ईसीएफ बोलते हैं। ठीक है, इन साइड द सेल, यही बताना है। इंट्रासेलुलर का मतलब कोशिका के अंदर जो बॉडी तरल पदार्थ है उसको दो भाग में बांटा गया, एक कोशिका के अंदर, और ईसीएफ मतलब आउटसाइड ऑफ द, कोशिका के बाहर, जहां पे प्लाज्मा और इंटेस्टिनियल फ्लूइड होते हैं। ठीक है, जहां पे अलग अलग फ्लूइड होते हैं, ईसीएफ में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। समझ में आया। अब देखिए दोनों जगह में कहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं और कौन से इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए आपको पूरी प्रॉपर तरीके से टेबल बनाना पड़ेगा। इतना बताने के बाद आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में जो आपकी हेडिंग रहेगी, ये सब आपकी हेडिंग है, ध्यान रखिएगा। पहला हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हेडिंग है आईसीएफ, ठीक है, तीसरा हेडिंग है ईसीएफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला हेडिंग आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, दूसरा हेडिंग आईसीएफ, और तीसरा हेडिंग हो गया ईसीएफ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है उसको बता देंगे थोड़ा सा। आईसीएफ में कितना पाया जाता है, ईसीएफ में कितना पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट, यही तो बताना है। यही तो पूछ रहा था कि बॉडी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट का क्या संगठन है, तरल पदार्थों में इलेक्ट्रोलाइट की क्या संरचना, कितने पाए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल डाटा तो हमें याद होता नहीं है, बस हमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, उसके बाद आपका मैग्नीशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट है और फास्फेट है। ठीक है, चलिए यही सारी चीजें हैं। तो अब देखिए हमें कैसे याद करना है। यहाँ पे हम ये देखेंगे आईसीएफ में और ईसीएफ में किसमें कम मात्रा में पाया जाता है सोडियम लेवल, और किसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सोडियम आयन। ठीक है, किसमें सोडियम आयन कम पाया जाता है, किसमें ज्यादा पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लो पाया जाता है आईसीएफ में,
सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो सोडियम का लेवल है वो लो होता है और ईसीएम में क्या होता है, हाई होता है। ये चीज हो गया क्लियर। अब दूसरा देखेंगे कौन सा लो और हाई है। पहला तो आपका सोडियम हो गया, इसलिए हम इसको पहला लिख दे रहे हैं, ठीक है, इससे याद करने में आसानी रहेगा। लो हाई, लो हाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा, क्लोराइड। अगर सोडियम है तो क्लोराइड भी होगा। क्लोराइड भी क्या होगा, जो हमारा आईसीएफ है, आईसीएफ में क्लोराइड क्या होगा, लो होगा। ईसीएफ में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, दो चीज याद हो गया, जो सोडियम और दूसरा क्लोराइड। सोडियम हमारा क्लियर हो गया और दूसरा क्या हो गया, क्लोराइड क्लियर हो गया। क्लियर, सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा पता है आईसीएफ में क्या होगा, इंटरसेलुलर फ्लूइड में कम होगा और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होगा। चलिए, और दूसरा कोई लो है, हाँ, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जो होता है ये भी क्या होता है, आईसीएफ में लो होता है, ईसीएफ में हाई होता है। याद हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये आईसीएफ में क्या होते हैं, लो होते हैं और ईसीएफ में ज्यादा होते हैं। पहले आई वाला लिखिएगा, आईसीएफ, फिर उसके बाद ईसीएफ। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कोशिकाओं के अंदर क्या होंगे, लो होंगे, पहले अंदर तब बाहर। और ईसीएफ की बात करें उसमें हाई होते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं हाई वाला। तो हाई में आएगा सबसे पहले पोटेशियम। ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा करिएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो कि हाई होता है आईसीएफ में, अंदर हाई होगा और बाहर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, पहले उसके बाद तीसरा बताइएगा पोटेशियम। पोटेशियम आयन जो होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड में हाई होगा और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में लो होगा। क्लियर, चलिए उसके बाद कोई और है, मैग्नीशियम। तीसरा के बाद चौथा आपका होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी आईसीएफ में हाई होगा और ईसीएफ में लो हो जाएगा। ओके, और उसके बाद लास्ट लिख दीजिएगा पांचवा वाला, फास्फेट। फास्फेट भी आपका क्या होगा, हाई होगा आईसीएफ में और ईसीएफ में लो होगा। अब हाई लो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से बैठ गया होगा क्योंकि हम यहाँ पे नंबरिंग कर दिए हैं। पहले आपको याद करना है सोडियम, दूसरा आपको याद करना है क्लोराइड, जो अंदर कोशिकाओं के कम होगा और ईसीएफ में क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा आपको याद करना है पोटेशियम, चौथा मैग्नीशियम और पांचवा फास्फेट। ये क्या होगा, आईसीएफ में हाई होगा और ईसीएफ में लो होगा। क्लियर हो गया, बस पांच ही याद करना है, पांच सफिशियंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या इसका आपको बहुत अच्छे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछता है कि बॉडी फ्लूइड को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक आईसीएफ और ईसीएफ। आईसीएफ का मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड कोशिकाओं के अंदर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ईसीएफ का मतलब कोशिकाओं के बाहर। ठीक है, अब उसको किस तरह से बांटा गया है वो आप टेबल के माध्यम से बता दीजिएगा। अब इसको याद करने के लिए बता भी दिया आपको, पहले आप कोशिकाओं के अंदर कम वाला, फिर कोशिकाओं के बाहर ज्यादा वाला, आईसीएफ में कम फिर ज्यादा। तो सोडियम और क्लोराइड यहाँ पे आईसीएफ में कम होंगे, बाकी पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और ये आपका फास्फेट हो गया, ये सब क्या होंगे, हमारे अंदर ज्यादा होंगे और बाहर वाले सेल में क्या होंगे, कम होंगे। यहां तक का क्लियर है? यहां तक का क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। यहां तक का क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। एक बार जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं वो एक बार बताएं कि यहां तक का क्लियर हो गया। जो मेरे साथ मेन कोर्स में है वो मत बताएं, वो हमें पता है कि वो भैया आप लोग पढ़ चुके हैं। जो मेन यहाँ पे क्रैश कोर्स में है वो बताएं कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो क्रैश कोर्स के हैं वही बताएंगे। चलिए यहाँ तो सब वही बता रहे हैं जो मेरे साथ मेन कोर्स में है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे यही बताए हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन है बॉडी फ्लूइड, इसको दो भाग में बांटा गया है कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। तो आईसीएफ दो तरह के सेल में, देखिए एक इंट्रासेलुलर में, एक एक्स्ट्रासेलुलर में। सिर्फ कोशिकाओं के अंदर और कोशिका के बाहर फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है। तो अंदर कितना होता है, बाहर कितना होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इस टेबल से पता चला। ठीक है, तो आपको सोडियम बता दिए, क्लोराइड बता दिए, जो कोशिका के अंदर कम होता है, बाहर क्या होता है, ज्यादा होता है। पोटेशियम बता दिए और मैग्नीशियम बता दिए, फास्फेट जो कोशिकाओं के अंदर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है। ठीक, चलिए ये आप बहुत अच्छे से बता दिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड बता दिए। राइट ए नोट ऑन डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का डाइटरी इनटेक पूछना, चलिए वो भी चलते हैं। ये सब आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, ये सब नहीं लिखना है, ये सब आपको नहीं लिखना है जो कि यहाँ पे और अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, चलिए ये सब आपको नहीं लिखना है। अब डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट आते हैं, जहां पे हम कट किए इसको आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, ये सब आपको नहीं लिखना है, यहां तक का लिखना है, इसको हम टिक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का एक आहार सेवन, इलेक्ट्रोलाइट का आहार सेवन क्या होगा देखते हैं।
आदित्य सोनी जी कह रहे हैं सर के अकॉर्डिंग हम फुल कोर्स वाले पूरा रट के बैठे हैं जैसे, अरे सर हमें भी भूल जाते हैं। क्या यार आदित्य जी, आप भी भूल जाते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं फिर भी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दिमाग मतलब हम लोग ह्यूमन नेचर का ही यही है कि भूलना तो जाहिर सी बात है ही। ठीक है, भूल तो हम भी जाते हैं, तो भूल तो जाएंगे ही, लेकिन आप कैप्चर कंपेयर टू अदर स्टूडेंट के जल्दी करेंगे। ठीक है, आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप खाली अगर इसको देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ऐसा बता चुके थे, हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। आप भले बोले कि आपको जल्दी पूरा याद नहीं हुआ, अगर आप सच में सीरियसली पढ़े हुए हैं तो आप जल्दी कैप्चर कर पाएंगे उस चीज को, और दोबारा देखेंगे तो और जल्दी कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर पहली बार कोई चीज पढ़ो तो बहुत टाइम लगता है, दूसरी बार पढ़ो उस चीज को तो थोड़ा कम टाइम लगता है, और तीसरी चौथी बार पढ़ो तो और कम टाइम लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भूलना तो नेचर है ही, सबका नेचर है। लेकिन आपकी कैप्चरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होगा, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आर ऑब्टेन्ड थ्रू द फूड एंड ड्रिंक वी कंज्यूम डेली। सिंपल बात है, इलेक्ट्रोलाइट हमारे द्वारा प्रतिदिन खाए जाने वाले भोजन और पेय के माध्यम से प्राप्त होता है। जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उससे हमें इलेक्ट्रोलाइट मिलता है। A balanced diet is necessary to maintain the normal level of electrolyte in the body. एक संतुलित आहार, ठीक है, एक संतुलित आहार आवश्यक है। ठीक है, एक संतुलित आहार आवश्यक है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करने के लिए। एक संतुलित आहार अगर हम ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, एक इस तरह का आहार ले रहे हो तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बनाए रखने के लिए काफी अच्छा होता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के समान स्तर को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तो डाइटरी इंटेक में आप यही बता दीजिए कि आहार सेवन में, कि आप ये बता सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आर ऑब्टेन्ड थ्रू द फूड एंड ड्रिंक वी कंज्यूम डेली, जिसको हम डेली कंज्यूम करते हैं। अगर एक संतुलित आहार लिया जाए, बैलेंस डाइट लिया जाए, तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रिया जी कह रही है सर मेरा 4 दिन से क्लास छूट गया था। कोई बात नहीं श्रिया जी, जो छूटा हुआ है उसको रिवीजन करिएगा, आगे जो पढ़ाया जा रहा है उसको फोकस करिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे कुछ हाई इलेक्ट्रोलाइट फूड दिखा हुआ है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस देख लीजिएगा एक बार, सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। जैसे सी साल्ट होता है, लेमन होता है, ठीक है, पिकल्स होते हैं, और वाइल्ड सेलेमान होता है, मछली जो होता है, दही होता है, स्वीट पोटैटो जो होते हैं, बीन्स होते हैं, वाटरमेलन होते हैं, बनाना होता है, एवोकाडो, कोकोनट वाटर, इस समय इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मेजर इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर सोर्सेस। ये भी तो पूछा था आपके पेपर में, एक मिनट देखिए क्या पूछा था। हाँ, डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बता दिए। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, उसके एग्जाम्पल ये आप बताए। उसके बाद कि हमारे बॉडी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन क्या है, ये भी बता दिए। डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का जो आहार सेवन है ये भी बता दिए कि हमारे खाने में और जो पानी पीते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलता है। अगर संतुलित आहार लिया जाए, बैलेंस डाइट लिया जाए, तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन होगा। ये भी बात बता दी आप। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में देखेंगे डायरेक्ट। कहाँ है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, देखते हैं। जो चीज कट कर रहे हैं उसको नहीं लिखना है। हाँ, तो ये भी चीज, ये भी पॉइंट आपका नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये भी पॉइंट आपको नहीं लिखना है, इसको भी हम कट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट नहीं लिखना है, इसको भी हम कट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से, जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसको जो चीजें कट की हैं उसको नहीं लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन। ओके, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मतलब होता है मेंटेनिंग द राइट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब होता है कि मेंटेनिंग द राइट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी के तरल पदार्थ में जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता है, उसको मेंटेन करने की बात की जा रही है। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन का अर्थ है शरीर के तरल पदार्थ हो, जैसे कि ब्लड, आईसीएफ और ईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ब्लड। ठीक है, ब्लड हो गया, आईसीएफ हो गया, ईसीएफ हो गया, इलेक्ट्रोलाइट की सही सांद्रता बनाए रखना। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब होता है कि शरीर में जो हमारे बॉडी में फ्लूइड है, चाहे ब्लड हो, चाहे आईसीएफ हो, चाहे ईसीएफ हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को सही तरीके से उसको बनाए रखना। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ही कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता को सही तरीके से मेंटेन करना, उसके लेवल को मेंटेन करना, वही कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस।
अब दिस बैलेंस इज एसेंशियल फॉर, ये बैलेंस बहुत आवश्यक है प्रॉपर नर्व एंड मसल फंक्शन, ठीक है, नर्व और मसल्स फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च तंत्रिका और मांसपेशी कार्य के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, पहला तो आप बता दिए कि प्रॉपर नर्व एंड मसल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड बैलेंस, जो हमारे बॉडी में तरल पदार्थ है उसको भी बहुत मेंटेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, जो हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस है, ठीक है, एसिड बेस मतलब पीएच बैलेंस को भी बनाए रखता है ये इलेक्ट्रोलाइट। हार्ट रिदम को भी रेगुलेट करता है, दिल की धड़कन जिसको कहते हैं हार्ट रिदम, उसको भी रेगुलेट करता है। ओके, तो हृदय ताल विनिमय करता है, ठीक है। द्रव संतुलित बनाए रखता है, अम्लक्षार पीएच संतुलित करता है, और जो हार्ट रिदम है उसको भी रेगुलेट करता है ये इलेक्ट्रोलाइट। बैलेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इम्बैलेंस आपको नहीं लिखना है तो इम्बैलेंस हम कट कर देंगे, ये सब छोड़िए, इम्बैलेंस आपको नहीं लिखना है, यहां तक का खाली आपको लिखना है। इम्बैलेंस आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है, ये सब आपके बारे में नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन कुछ पॉइंट है जिसमें देख लीजिए सरसरी निगाह से, जब आपके पेपर में इसको लिखना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पे लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा देख लीजिए, क्या पता कभी पूछ ले जाए, ठीक है। इसको लिखना नहीं, आपको लिखना बस यहाँ पर है, हमारे यहाँ पे अब वो एरो बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, इस तरह से आप समझ जाइएगा कि लिखना यहां तक है, ठीक है, आपको लिखना यहां तक ही है, इसके बाद मत लिखिएगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, कभी कभी पूछ ले हाइपोनेट्रीमिया का मतलब, हाइपो का मतलब लो और नेट्रीमिया का मतलब सोडियम लेवल, सोडियम आयन का लेवल लो हो जाना कहलाता है हाइपोनेट्रीमिया। तो थोड़ा सा एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, लिखना नहीं बस ध्यान रखिए। एक्सेस वाटर, कारण क्या होता है, एक्सेस वाटर इनटेक या किडनी इश्यू, बहुत ज्यादा पानी पी लेने से या किडनी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। लक्षण क्या दिखेंगे, नौजिया हो गया, हेडेक्स हो गया, कंफ्यूजन, मितली आना, सिर दर्द होना, भ्रम। हाइपरकैलमिया, हाइपरकैलमिया ये भी ध्यान रखिएगा, हाई पोटेशियम लेवल, पोटेशियम लेवल ज्यादा हो जाना, तो किडनी फेल हो जाएगा, कुछ सर्टेन ड्रग की वजह से ऐसा होता है। हाइपरकैलमिया, दोनों का मतलब आना चाहिए, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलमिया, ठीक है। और कुछ है, और हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम का लेवल कम होना, मतलब विटामिन डी की डिफिशियंसी, विटामिन डी की कमी से होता है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक एमसीक्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत बता दिए। आपको लिखना कहां तक था, लिखना आपको यहां तक था जहां हम वो बनाए हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में देखिए, उसको अच्छे तरीके से समझे। हो गया, चलिए, तो यहां तक का आपको लिखना है, इसको आप अच्छे तरह देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया, आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में देखिए, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखिए, जो हमारे बॉडी में फ्लूइड है उसका इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन देख पाए आप बहुत अच्छे तरीके से, सारी चीजें देख लिए, इलेक्ट्रोलाइट का डाइटरी इंटेक भी देख लिए, क्लियर हो गया सारी चीजें। चलिए, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वाटर इन द बॉडी। बताइए, क्वेश्चन ऑलरेडी कराया जा चुका है, लेकिन आपको फिर से बताना है क्योंकि अभी आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे बॉडी में पानी का प्राइमरी फंक्शन है, पानी का हमारे बॉडी में प्राइमरी फंक्शन क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, पानी से एनर्जी मिलता है, या टेम्परेचर को रेगुलेट करना, तापमान को रेगुलेट करता है, हार्मोन को प्रोडक्शन करता है, या एंजाइम को डिग्रेड करता है। बताइए, हमारे बॉडी में वाटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। बहुत अच्छा, पहले का बी होगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है पानी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विच ऑर्गन प्ले ए की रोल इन वाटर बैलेंस। विच ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी को संतुलित बनाए रखने के लिए। विच ऑर्गन प्ले ए की रोल इन वाटर बैलेंस, हार्ट, लीवर, किडनी या पेनक्रियाज। बताइए, हार्ट, लीवर, किडनी या पेनक्रियाज, कौन सा यहाँ पे ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पानी को संतुलित बनाए रखता है, वो कौन सा ऑर्गन है। बहुत अच्छा, किडनी होता है, जानते हैं किडनी, ठीक है, किडनी होता है। बताइए, इतना इंपॉर्टेंट किडनी है, फिर भी लोग कहते हैं कि इसको बेच के आईफोन लेना है, कितनी शर्म की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डेली वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट इज अप्रॉक्सिमेटली। ये तो क्वेश्चन शायद आया भी हुआ था, नहीं ये सोशल फार्मेसी में पूछा गया था, हाँ कल करवा रहे थे ना पीवाईक्यू, उसमें आया था सोशल फार्मेसी में। डेली वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट इज अप्रॉक्सिमेटली, ये फर्स्ट ईयर में आप लोग होंगे तो सोशल फार्मेसी में क्वेश्चन आया था कि बताइए डेली वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा एक एडल्ट का, पानी मतलब कितना पीना चाहिए। तो आपको बताए थे 6 से 8 गिलास,
कितना बताए थे, 6 से 8 गिलास या फिर 2 से 3 लीटर। ठीक है, 6 से 8 गिलास लिखा जाता है, एक आइडियल माना जाता है, या फिर 2 से 3 लीटर। ओके, ध्यान रखिएगा। कोई कह रहा 5 लीटर, अरे भैया 5 लीटर नहीं, एक आइडियल माना जाता है, अच्छी बात है 5 लीटर तक पी रहे हैं, 2 से 3 लीटर। ठीक है, 6 से 8 गिलास 2 से 3 लीटर होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज एसेंशियल फॉर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो आवश्यक है फॉर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, नर्व इंपल्स मतलब नर्व आयोग ट्रांसमिशन के लिए, नर्व का जो सिग्नल आदान प्रदान होता है हमारे बॉडी में, उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आवश्यक है। मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, या फिर आयरन हो गया, या फिर फास्फोरस हो गया। मैग्नीशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, आयरन हो गया, या फिर फास्फोरस हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, चौथे का बताइए, या करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, सोडियम होगा। ठीक है, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा सोडियम। ठीक, पांचवा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम क्लोराइड, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ध्यान से बताइएगा। सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट। बहुत अच्छा, बी वाला ग्लूकोज जो होता है इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। बाकी सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। व्हाट इज द मेन काज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मेन कारण क्या है। डिहाइड्रेशन का मेन कारण क्या है, ओवर रिएक्टिंग। ठीक है, एक्सेस वाटर इनटेक, ज्यादा मात्रा में पानी पी लेना, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड का लॉस होना, या फिर विटामिन की कमी। बताइए डिहाइड्रेशन का मेन कारण क्या है। बहुत अच्छा, सी राइट आंसर है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस। ठीक है, ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में फ्लूइड का लॉस होना ही कहलाता है डिहाइड्रेशन। विच सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन, कौन सा सिम्टम्स है जो कॉमनली एसोसिएटेड है किसके साथ, डिहाइड्रेशन के साथ। बताइए कौन से लक्षण दिखाई देते हैं डिहाइड्रेशन में जो कि सामान्यतः दिखाई देते हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वेट गेन हो गया, एक्सेस यूरिनेशन हो गया, ड्राई माउथ हो गया, स्वीटनिंग हो गया। विच सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ डिहाइड्रेशन। वेट गेन मतलब वेट बहुत तेजी से बढ़ेगा, एक्सेस यूरिनेशन बहुत ज्यादा मतलब यूरिन पास होना, ड्राई माउथ मुंह सूखा होना, या पसीना होना। बताइए यहाँ पे कॉमनली एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन का क्या करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा, सी ड्राई माउथ। ठीक है, ड्राई माउथ, तो सी राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, ड्राई माउथ, मुंह सूखा सूखा लगेगा। ठीक है, इसलिए तो हम पानी पी लिए अभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द बेस्ट थेरेपी ऑफ माइल्ड डिहाइड्रेशन इज, द बेस्ट थेरेपी ऑफ फॉर माइल्ड डिहाइड्रेशन। बताइए हल्के डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बढ़िया थेरेपी क्या है। एंटीबायोटिक्स, इंट्रावेनस फ्लूइड, ओआरटी, या फिर डायरेटिक्स। माइल्ड डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी क्या है। एंटीबायोटिक्स, इंट्रावेनस फ्लूइड, ओआरटी, या डायरेटिक्स। बहुत अच्छा, वेरी गुड, डायरेटिक, सॉरी ओआरटी होता है, डायरेटिक्स नहीं ओआरटी होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओके, ओआरएस जिसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, कंटेन ऑल एस्पेक्ट। ओआरएस जिसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या इलेक्ट्रॉल पाउडर की बात करें तो बताइए इसमें सभी होते हैं किसके बजाय, किसपे का मतलब था किसको छोड़ के, इनमें सभी होते हैं। ठीक है, कभी भी एक्सपेक्ट आ जाए, एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट आ जाए तो ये समझिएगा कि आपसे ये पूछना चाह रहा है कि उसको नहीं बताना है। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में सब होते हैं लेकिन एक को छोड़ के, वो कौन चीज है, सोडियम होता है, ग्लूकोज होता है, पोटेशियम होता है, प्रोटीन होता है। बताइए कि ओआरएस में क्या नहीं होते हैं। ठीक है, कंटेन आल सभी शामिल होते हैं लेकिन किसको छोड़ के, सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, या प्रोटीन। बहुत अच्छा, प्रोटीन यहाँ पे नहीं होते ओआरएस में, ध्यान रखिएगा, सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम होते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट होते हैं लेकिन प्रोटीन नहीं होता। ओके, तो 9 क्वेश्चन थे जिसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मसल्स कंस्ट्रक्शन, एक मिनरल से भी क्वेश्चन आ गया। बताइए कौन सा मिनरल है जो हमारे बॉडी में मसल्स कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। मसल्स के कॉन्ट्रेस्ट के लिए कौन सा मिनरल आवश्यक है, जिंक, पोटेशियम, आयरन, या आयोडीन। 10वें का करेक्ट आंसर क्या होगा। गोलू यादव जी कह रहे हैं सर जितना आसान एमसीक्यू सर करा रहे हैं उतना आसान पेपर में नहीं आता है। गोलू यादव जी बिल्कुल आता है, अगर आप पेपर को देखिए उतना ऐसे ही आता है पेपर में। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। अगर आप चैप्टर देखिए, इलेक्ट्रोलाइट से क्वेश्चन उठा के देखिए,
कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन ही आया हुआ है मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट और इससे डिहाइड्रेशन से। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हो जाएगा, 10वें का बी हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बनाना में पाया जाता है, हमारे मसल्स कंस्ट्रक्शन, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस 11वां 12 दो क्वेश्चन और है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन लीड टू, इलेक्ट्रोलाइट अगर असंतुलित हो जाए, तो ये क्वेश्चन मतलब आपके सिलेबस में था नहीं, मतलब आपके क्वेश्चन में था नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा। अगर इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट असामान्य हो जाए, कब होगा? फीवर, बुखार चढ़ेगा तब, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या हार्ट रिदम प्रॉब्लम होगा, या फिर इंफेक्शन, स्किन इंफेक्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइट असामान्य कब दिखाई दे सकता है? बुखार के दौरान, या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, या फिर हार्ट रिदम प्रॉब्लम, या फिर स्किन इंफेक्शन के दौरान। तो 11th का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, सी वाला राइट आंसर है। हार्ट रिदम, दिल की धड़कन में क्या होंगे? प्रॉब्लम्स आएंगे, असामान्य होंगे। सोडियम इज एसेंशियल फॉर, सोडियम जो है ये आवश्यक होता है डीएनए के सिंथेसिस में, सेलुलर रिस्पायरेशन में, फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व ट्रांसमिशन में, या फिर फैट एब्जॉर्प्शन में। बताइए सोडियम आवश्यक है किसके लिए? सी राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व ट्रांसमिशन में। सोडियम इज आवश्यक, एसेंशियल फॉर फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व ट्रांसमिशन। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो 12 क्वेश्चन थे जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ओआरटी वाला क्वेश्चन कर लिए। अब फाइनली पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए चलिए इसको भी जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद बाकी चीजें कल देखेंगे। राइट डाउन द डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड विथ एग्जाम्पल। राइट डाउन द डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड विथ एग्जाम्पल। अब यहां से बताना है आपको लिपिड क्या होता है, इसका डिफिनेशन जिसको वसा कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी बताना है। ये या तो फिर ये क्वेश्चन आया है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स एंड ऑयल का स्ट्रक्चर। ट्राइग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए और इसकी प्रॉपर्टी पे भी चर्चा करिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात तो सही है कि इसको हम पीवाईक्यू में करा चुके हैं, इसको हम पीवाईक्यू में करा चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, और हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ा भी चुके हैं पीवाईक्यू में, तो इसको जरूर देख के आइएगा। इसको हम कोशिश करते हैं कल पढ़ाएंगे। चलिए आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कल ही पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। हालांकि बहुत ईजी था। अर्पित जी, सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाइए प्लीज, बहुत टाइम हो जाता है क्लास को, थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ाइए। अर्पित जी, बात यह है कि जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं वो जल्दी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आप लग रहा है कि पुराने स्टूडेंट हैं इसलिए समझ पा रहे हैं, क्रैश कोर्स के स्टूडेंट थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ाना पड़ता है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि 15-20 मिनट लगेगा, 20 से 25 मिनट आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका है, इजी है 10वां क्वेश्चन, इसको आप एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपसे वसा के बारे में पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आया था। ट्राइग्लिसराइड्स वाला तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फिर से उठाया जा सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर आपसे बनाने के लिए कहेगा और इसकी प्रॉपर्टी पे चर्चा करिए। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा, जिसको हम कल पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। क्लासिफिकेशन है, सारी चीजें हैं, उसके बाद फिर आपको बताना है ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज को बताएंगे, तो ये सारा चीजें कवर हो जाएगा। तो काफी लंबा था, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कल। ठीक है, हमें लगता है कि संडे को भी आपके क्लास रखने पड़ेंगे, वरना बहुत टाइम लग जाएगा अगर ऐसे कल कल करेंगे तो, क्योंकि काफी बड़ा बड़ा है और जल्दी जल्दी कवर भी करना है। ठीक है, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम यही तो कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन टॉप 20, अगर बायोकेम की बात कर रहे थे, बायोकेम का सिर्फ टॉप 20 कर लेते हैं, हम मतलब इस चीज की श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आप एक अच्छे नंबर से, ठीक है, 65 प्लस आपका नंबर रहेगा। ठीक है, हम कैसे भी कितना भी टफ पेपर आ जाए, सिर्फ टॉप 20 कवर कर लेते हैं तो 65 प्लस नंबर आप यहां से ले आ सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन ना पढ़ें, आप ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाया जा रहा है बस वही थोड़ा बहुत देख लीजिए, पीवाईक्यू देख लीजिए। ठीक है, आप टॉप 20 को देख लीजिए, आप 65 प्लस नंबर ले आएंगे, भले ही शॉर्ट क्वेश्चन ना पढ़े। तो ये जो टॉप 20 कराया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, पूरा पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है आना तो यहाँ से है ही आएगा, कहाँ से देगा वो। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 20 कवर कर लीजिए, बहुत सफिशियंट है और उम्मीद है कि हमें जल्दी हो जाएगा टॉप 20।
अभी लगेगा मतलब एक डेढ़ हफ्ते, लेकिन हो जाएंगे। ठीक है।